Hello everyone, I'm Dr. Mohal Banker from Bankers Vascular Hospital. I'm intervention radiologist and today we are going to talk about the frozen shoulder. Frozen shoulder is very common in our society and most probably the young females around the 40s they are affected a lot because of the frozen shoulder. तो फ्रोजन शोल्डर में क्या होता है वो हम जानते हैं, फ्रोजन शोल्डर की ट्रीटमेंट कैसे करते हैं और जो एडवांस ट्रीटमेंट है नॉन सर्जिकल जापानीज ट्रीटमेंट जिसको हम फ्रोजन शोल्डर एम्बोलाइजेशन कहते हैं वो कैसे प्लान करते हैं। ये सब कुछ शुरू करने से पहले हम समझते हैं कि शोल्डर जॉइंट कैसा है और ये समझने से हमको पता चलेगा कि उसका जो सारवार ये सिम्टम कैसे डेवलप होते हैं, उसका सारवार कैसे किया जाता है। तो फ्रोजन शोल्डर देखते हैं तो बहुत ही छोटा सा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है कि जिसमें शोल्डर जॉइंट जो है ह्यूमरस जो एक बॉन है उसका काफ़ी हद तक 20 to 30% तक की जो बॉन है वो यहाँ पे जो स्केपुला करके जो बॉन है उसके साथ अटैच है। बाकी का जो पोर्शन है वो फ्री रखा हुआ है कुदरत ने। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम मूवमेंट हो सके। आपने देखा होगा कोई भी जॉइंट, मानो कि उंगली का जॉइंट है तो एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट करता होगा, मगर शोल्डर जॉइंट ऐसा है कि 360 डिग्री मूव करता है, ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं भी ले जाओ पूरा का पूरा रोटेट होता है और बहुत कॉम्पैक्ट जॉइंट बनाया है। और ये जॉइंट को स्टेबलाइज करने के लिए जो एक कैप्सूल दी हुई है जिससे वो जॉइंट पूरा स्टेबलाइज होता है। नाउ दिक्कत कब आती है कि जब कैप्सूल में जब सूजन आती है तो क्या होता है कि कैप्सूल का जो थिकनेस बढ़ जाता है और कुदरत ने इतनी स्पेस नहीं रखी हुई है कि थोड़ा भी थिकनेस बढ़ा सूजन आई तो वो एकोमोडेट कर लेगा और इसकी वजह से सबसे पहले क्या होगा कि शोल्डर जॉइंट की मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शन आएगा। और जो फ्रोजन शोल्डर के 3 फेज है, सबसे पहले जो फ्रेज है उसको जो फ्रोजन कहते हैं, मतलब कि पेनफुल रिस्ट्रिक्शन ऑफ द मूवमेंट। पेशेंट कोई भी मूवमेंट करता है तो इतनी पेनफुल रहती है कि वो मूवमेंट अवॉइड ही करता है। जो सेकंड फेज आता है वो सिर्फ पेन कम हो जाता है, वो रिस्ट्रिक्टेड द मूवमेंट। एंड थर्ड फेज जो है वो रिकवरिंग फेज है जिसमें धीरे धीरे मूवमेंट होना शुरू हो जाता है। ईच फेज में लास्ट फॉर 6 months to 3 years। कभी कभार पेशेंट 10-10 साल तक फ्रोजन शोल्डर से परेशान होता है। और ये सबसे कॉमनली देखने को मिलता है डायबिटिक पेशेंट्स में, जिसमें ये कैप्सूल में थोड़ी सूजन आती है और अगेन मैंने बोला आपको इस हिसाब से सूजन की वजह से मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। नाउ व्हाट आर द ऑप्शंस फॉर ट्रीटमेंट। सबसे पहले उसकी हम सोनोग्राफी करते हैं और चेक करते हैं कि ये कैप्सूल में सूजन है, अंदर के मसल जो हैं टेंडन्स हैं वो सही है कि उसमें भी कुछ सूजन है या रप्चर है। ज़रूरत पड़े तो एमआरआई करवाते हैं। सेकंड स्टेप उसके डायग्नोस हो गया, उसके बाद का जो सेकंड स्टेप है फिजियोथेरेपी एडवाइज है फिजियोथेरेपी, क्योंकि 70 to 80% केस में फिजियोथेरेपी रिस्पॉन्ड वेरी वेल, पेशेंट को आगे कुछ ज़रूरत नहीं रहती है। अगर फिजियोथेरेपी भी रिस्पॉन्ड नहीं करे तो थर्ड फेज होता है कि हम इसकी एक जापानीज टेक्निक है फ्रोजन शोल्डर एम्बोलाइजेशन, जिससे हम ये पूरी सारवार करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली जो फ्रोजन शोल्डर है उसकी हम एंजियोग्राफी करते हैं। जैसे आपने हार्ट की एंजियोग्राफी सुना होगा वैसे ही हम शोल्डर जॉइंट की एंजियोग्राफी करते हैं। एंड देयर आर 6 ब्लड वेसल्स विच इज सप्लाइंग, ये शोल्डर जॉइंट जो है उसको 6 खून की नलियां हैं वो ब्लड सप्लाई करती है। कैप्सूल में भी जो सूजन आती है वो सूजन के लिए जिम्मेदार जो साइटोकाइंस के केमिकल्स जो रिलीज़ करती है वो भी ये ब्लड वेसल्स थ्रू ही रिलीज़ होते हैं। हम आइडेंटिफाई करते हैं कि 6 में से कौन सी कल्प्रिट वेसल है, किस में से ये सूजन के लिए केमिकल्स रिलीज़ हो रहे हैं, वो एंजियोग्राफी में इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है। एक बार हम आइडेंटिफाई करते हैं उसके बाद का जो प्रोसेस है उसके अंदर हम स्पेशल एम्बोलाइजिंग पार्टिकल इंजेक्ट करते हैं जिससे ये साइटोकाइंस की रिलीज़ रुक जाएगी। इसके बाद ये सूजन है वो आगे बढ़ने से रुक जाएगी और धीरे धीरे वो रिवोट होना शुरू हो जाएगा। ये टेक्निक टोटली नॉन सर्जिकल है। एंजियोग्राफी जो हार्ट की करते हैं वो भी इस यहाँ की नस से करते हैं और वैसे ही जो शोल्डर जॉइंट की एंजियोग्राफी भी ये से रेडियल पंचर ये इसी नस में से करते हैं। आधे पौने घंटे की प्रोसीजर और चंद घंटे आराम करके पेशेंट्स
जो अपना रूटीन जो है वो फिर से कर सकते हैं। इसमें जो बेसिकली जो डिजीज़ का रूट कॉज है वो हम एलिमिनेट करते हैं। जो डिजीज़ का रूट कॉज है, जो इन्फ्लेमेशन, जो कैप्सूल की सूजन, उसको हम एलिमिनेट करते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट्स को काफ़ी हद तक ये रिलीफ मिलती है। जैसे ही सूजन कम होगी, पेशेंट की मूवमेंट फिर से रीगेन होना शुरू हो जाएगा। सेकंड जो मेथड है वो हाइड्रोडायलिटेशन करते हैं। कभी कभार बहुत सूजन ज़्यादा हो तो हाइड्रोडायलिटेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। क्रोनिक पेशेंट्स होते हैं 3-4 साल 5 साल, तो उसमें कैप्सूल की सूजन इतनी बढ़ गई होती है, थिकनेस इतनी बढ़ गई होती है कि नई सूजन तो हमने फ्रोजन शोल्डर एम्बोलाइजेशन से जो डेवलप होती है उसको कम कर दिया, मगर जो पुरानी सूजन है इसकी इफ़ेक्ट कम करने के लिए वी हैव टू डू द हाइड्रोडायलिटेशन। और ये दो टेक्निक कॉम्बिनेशन से करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट्स इम्प्रूव्स वेरी वेल, और बिना कोई सर्जरी ये पेशेंट्स को हम रिकवरी दे पाते हैं। सो ये फ्रोजन शोल्डर एम्बोलाइजेशन इज़ द लेटेस्ट एडवांस टेक्निक, और जिसमें हम शोल्डर जॉइंट की नॉर्मल एनाटॉमी बिना डिस्टर्ब किए हम ये टेक्निक से पेशेंट्स का पेन रिलीफ करते हैं, और सूजन कम करने से ये जो बेसिक जो रूट कॉज एलिमिनेट करेंगे तो पेशेंट्स काफ़ी हद तक इम्प्रूव भी हो जाते हैं। आपको इसके बारे में कोई भी ज़्यादा माहिती चाहिए, कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो डू कॉन्टेक्ट अस ऑन आवर बैंकर्स वास्कुलर नंबर, जो इंक्वायरी नंबर्स। वी वुड बी वेरी हैप्पी टू गिव यू आंसर फॉर ऑल योर क्वेरीज एंड क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।